Good morning, everyone. Today is 16th of October 2022, and here are the headlines that we'll be taking today. But before that, let me introduce myself. My name is Shivam, and I have done my bachelor's and master's degree in economics from Delhi University. I'm an accidental banker, but a passionate teacher. We go through the headlines, which are as follows. Center hikes windfall tax on domestic crude oil, jet fuel, and diesel exports. Second, despite global headwinds, Indian economy will stay on course, says Nirmala Sitharaman. India unlikely to be hit hard by global recessions, according to SBI chairman. Then we'll look through a 40-year prism, that is India's record credibility but not outstanding. Next is Global Hunger Index 2022, where India ranks 107 out of 121 countries, where the hunger level is indicated as serious. Rupee depreciation due is occurring due to strengthening of dollar index, according to SBI chairman. We will go through why are Indian startups facing such severe funding in winter. Next, PM Modi to inaugurate 75 digital banking units, including 2 in Jammu and Kashmir today. So these are the news headlines we'll be taking for discussion, and I'll be doing a detailed analysis of it, and we'll be answering why, how, and what for all the headlines posted here. So here we start. That is the center hikes windfall tax on domestic crude oil, jet fuels, and the diesel export. सो द गवर्नमेंट हैज़ ने जो क्या किया है कि इम्पोज किया है टैक्स, जिसे हम विंडफॉल टैक्स बोलते हैं, ऑन क्रूड ऑयल। हाँ, एक्सपोर्ट किस में क्रूड ऑयल में किया है, एक्सपोर्ट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर किया है और डीजल के ऊपर किया है। तो पहले हम समझेंगे कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है। विंडफॉल टैक्स एक तरह का स्पेशल टैक्स जो होता है वो इम्पोज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ऑन कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। कब किया जाता है? जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये कंपनीज जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रही है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है। जब कंपनीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने लगता है तब ये विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। और ये गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो कंपनीज़ है वो अपनी मेहनत की वजह से नहीं कमा रही है, अपने जो फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम देयर ओन वर्क, रादर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। जैसे राइट नाउ जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा हुआ है, तो इस कारण क्या हो रहा है, जो एक्सपोर्टिंग जो भी ऑयल्स में ट्रेड कर रहा है दे आर गेनिंग, प्रोड्यूस कर रहा है जो कंपनी दे आर गेनिंग। तो गवर्नमेंट इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगाता है और इसे विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंडफॉल प्रॉफिट होता है, अकस्मात जो प्रॉफिट किसी कंपनी को आ जाता है बिना कोई मेहनत किए, उसे बोलते हैं विंडफॉल टैक्स प्रॉफिट। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। तो ये विंडफॉल टैक्स क्यों लगा गवर्नमेंट हमेशा लगाता है? ताकि वो जो है रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके जो अनएक्सपेक्टेड अकस्मात जो गेन हो रहा है कंपनीज को, उसको उनसे ले करके गवर्नमेंट उसे पूरे कंट्री में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्योंकि ये जो हाई प्राइस का जो अभी चल रहा है उसके कारण जो बेनिफिट हो रहा है प्रोड्यूसर्स को, वो कंज्यूमर्स के एक्सपेंस पे हो रहा है, क्योंकि बाद में कंज्यूमर्स को उसके लिए हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। तो क्योंकि उसके कंज्यूमर के एक्सपेंस पे ये कंपनीज प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को विंडफॉल टैक्स लगाना ज़रूरी हो जाता है। और एक और बात है कि ये जो टैक्स से जो रेवेन्यू आता है वो एक तरह का सप्लीमेंट्री रेवेन्यू का काम करता है, स्ट्रीम का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। तो एक्चुअली क्या हुआ ना कि अभी ओपेक प्लस कंट्रीज़ जो है, इन्होंने जो प्राइस है क्रूड ऑयल का उसको अराउंड $90 पर बैरल तक पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये उन्होंने डिसाइड किया है, ओपेक प्लस कंट्रीज़ और उनके एलीज ने, कि वो ऑयल प्रोडक्शन को कट करेंगे ताकि प्राइसेस को बढ़ा सके। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ है क्या? ओपेक प्लस कंट्रीज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, जिसमें कि 23 नेशंस आते हैं। ठीक है, 23, जिसमें कि 13 जो है ओपेक कंट्रीज़ है और 10 नॉन ओपेक कंट्रीज़ आते हैं, तो टोटल 23 नेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अज़रबैजान है, बहरीन है, ब्रूनी है, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान है, रशिया, साउथ सूडान, ये सब जो है ओपेक प्लस कंट्रीज़ में आते हैं और टोटल 23 है, जिसमें कि ओपेक 13 कंट्रीज़ ओपेक में आते हैं। ओपेक भी इसका हिस्सा है।
जैसे इराक है, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुला, ये सब ओपेक कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, तो टोटल ओपेक प्लस नॉन ओपेक कंट्रीज़ 13 + 10 = 23 ओपेक प्लस कंट्रीज़ बनते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो कट कर दिया है, डिसाइड किया है प्रोडक्शन को कट करने का, जिस कारण कि $90 पर बैरल हो गया है प्राइस। तो एक बैरल में कितना लीटर ऑफ क्रूड ऑयल होता है? एक बैरल में 158.98 लीटर्स होते हैं, मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 160 लीटर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता है इन वन बैरल। तो ये टैक्स एक्चुअली में अब कितना बढ़ाया जा रहा है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस हो रहा है क्रूड ऑयल, उस पर अभी जो टैक्स था वो 8,000 पर टन था, उसको इंक्रीज करके 11,000 कर दिया गया, 11,000 पर टन ऑफ ऑयल कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल का अगर बात करें तो राइट नाउ द विंडफॉल टैक्स में 0 है, जिसको कि बढ़ा के 3.5 रुपीज़ पर लीटर कर दिया गया है। और एक्सपोर्ट ऑफ डीजल में अगर बोले तो अभी राइट नाउ 5 रुपये पर लीटर है, उसको बढ़ा के 10.50 पर लीटर किया गया है। तो इसलिए सेंटर जो है विंडफॉल टैक्स लगाया है क्रूड ऑयल के ऊपर, जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर और डीजल का एक्सपोर्ट के ऊपर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स इंडियन इकोनॉमी विल स्टे ऑन कोर्स, ये दिस इज सेड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये ग्लोबल हेडविंड्स, इसमें बेसिकली क्या है हम पहले समझ लेते हैं कि हेडविंड्स मतलब होता है कोई चीज़ को जो रेस्ट्रिक्ट करे, सामने से हवा हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, तो दैट इज़ द हेडविंड्स। तो ये बेसिकली डाउन साइड रिस्क है एक तरह का। क्यों? तो क्या क्या ग्लोबल रिस्क अभी चल रहा है, जैसे कि ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है मेजर इकोनॉमीज़ का, हाँ, फिर क्रॉस बॉर्डर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन का, चाइना, ताइवान का। तो दीज आर एक्चुअली द ग्लोबल हेडविंड्स जो पूरे ग्लोब के इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन है, प्राइस ऑफ एनर्जी प्राइसेस वो बढ़ा हुआ है। तो दीज आर ऑल द हिंड्रेंस, जो एक डाउनसाइड रिस्क है दैट कैन अफेक्ट एनी इकोनॉमी एंड स्पेशली द इंडियन इकोनॉमी। बट स्टिल फाइनेंस मिनिस्टर को बिलीव कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी इज रिजिलियंट है एंड इट कैन ईजिली ये फेस कर सकता है इन ग्लोबल विंड्स को। क्यों इनको ऐसा क्यों लगता है कि दैट वी विल बी एबल टू फेस? क्योंकि इंडिया का जो राइट नाउ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ बोले तो इट इज़ अराउंड 7% इन फाइनेंशियल ईयर 23 में होने वाला है। तो दैट इज़ अ गुड ग्रोथ रेट, ठीक है, अगर कंपेयर करें और सारे इकोनॉमीज़ को। और ये जो हमारा जो ये भी मानना है कि जो हमारा जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है ना, जो इट इज़ वेरी मच कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ। और क्योंकि गवर्नमेंट जो है फोकस करता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो नीचे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका केयर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना, फाइनेंशियल सेक्टर्स में को एफिशिएंट बनाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ये दीज आर कंड्यूसिव टू द ग्रोथ। और फिर आरबीआई के ऊपर भी इनको बहुत विश्वास है कि दैट इट विल बी एबल टू टेम इन्फ्लेशन, हाँ, विद इन द 6% जो कि एक्सेप्टेबल लेवल है, कीपिंग इन माइंड कि ग्रोथ होता रहे। ऐसा नहीं कि बहुत आरबीआई बहुत ज़्यादा क्या बोले रेस्ट्रिक्टिव हो जाए और इकोनॉमी में पैसा ही ना रहे तो इन्फ्लेशन नहीं रहे, इससे क्या होगा, ग्रोथ कम हो जाएगा। तो कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को मैनेज कर रहा है। फिर गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स जो ला रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट फ्री फूड दे रहे हैं, ग्रेन दे रहा है, मोर देन 800 मिलियन फैमिलीज़ को दे रहा है पास्ट 25 महीने से। तो ये गवर्नमेंट का एक तरह का जो रिफॉर्म्स है दैट इज़ हेल्पिंग, दैट इज़ लेटिंग हर बिलीव कि इंडियन इकोनॉमी विल बी डूइंग गुड। फिर जो लास्ट माइल डिलीवरी हुआ फाइनेंशियल सर्विसेज का पुअर के लिए, बैंकिंग सर्विसेज है, यहाँ तक कि आईएमएफ ने भी डिजिटाइजेशन का बड़ाई किया था अभी 2 दिन पहले कि इंडिया इज़ डूइंग रोबस्ट इन डिजिटाइजेशन एंड दैट इज़ हेल्पिंग द इंडियन इकोनॉमी ग्रो। जो कि जो छोटा जियोग्राफिकली बहुत ही बैकवर्ड एरिया वो भी अब डिजिटाइज्ड हो रहे हैं, तो इस कारण से वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा जो चैलेंजेस है, जैसे कि आईएमएफ को इसे रिजॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज़ है उसको आईएमएफ को एड्रेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल की सब्सिडी, इट इज़ ये मेजर टॉपिक ऑफ कंटेंशन होता है कि जैसे चाइना है, अगर वो स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो चाइना गवर्नमेंट जो है स्टील के ऊपर सब्सिडी देना स्टार्ट कर दे तो इंडिया में जो स्टील का प्राइस है वो ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू चाइना का स्टील का प्राइस। तो इससे क्या होगा, इंडिया में जो प्रोड्यूसर्स है वो चाइना से स्टील इंपोर्ट करने लगेंगे, ना कि अपने ही देश का स्टील नहीं खरीदेंगे अपने देश का स्टील, बिकॉज अपना स्टील महंगा है, चाइना का सस्ता हो जाएगा बिकॉज वहाँ के गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे हैं, तो वो आराम से डंप कर सकेंगे हमारे कंट्री में अपना स्टील।
तो ये सब्सिडी, ये सब जो टॉपिक है दैट इज़, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में इसके कारण इश्यूज़ रहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स इस कारण भी बढ़ता है। तो इन चीज़ों को आईएमएफ को अच्छे से डील करना पड़ेगा, तो उनका जो वर्डिक्ट होना चाहिए दैट शुड बी अनबायस्ड। तो दिस इज द रीज़न दैट वाई कि डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स सी बिलीव दैट द इंडियन इकोनॉमी विल स्टे ऑन कोर्स। Then, according to SBI chairman Dinesh Khare, India is unlikely to be hit hard by global recessions. जैसे अभी हमने देखा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री बिलीव करती हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल स्टे ऑन कोर्स, उसी तरह दिनेश खरे जी का भी मानना है कि ग्लोबल रिसेशंस इंडिया को अफेक्ट नहीं कर पाएगा उतना। क्यों नहीं इफेक्ट कर पाएगा? बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ रेट, अगेन जो हमने प्रोजेक्ट किया है 6.8% से 7% तक हो सकता है इंडिया का ग्रोथ रेट। और दूसरा बात ये है, मेन तो ये है कि ग्रोथ हमारा अच्छा रहेगा। दूसरा कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत दैट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, जो अभी राइट नाउ इट इज 7.4%, हाँ, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिनेरियोज, बट इट कैन बी कंट्रोल्ड। वाई उनको क्यों ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज इन्फ्लेशन जो है मेनली सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण हो रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शन हो चुका है, जो कि विच कैन बी वी कैन से कि टेम्प्ररी हो, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है। उस कारण से बहुत सारा चीज़ जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, एनर्जी सप्लाई करता रशिया, वो कम हो गया। तो सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है इस सप्लाई साइड को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिस कारण इन्फ्लेशन नहीं आएगा। कैसे? राइट नाउ जो है हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 71% है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई अगर कोई मशीन सेटअप किया है कोई फैक्ट्री, और उस मशीन से 100 यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो राइट नाउ हम सिर्फ 71 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब हम इनएफिशिएंट है। इसे और 29 यूनिट से बढ़ाया जा सकता है ताकि वो 100% अचीव हो जा सके। तो राइट नाउ इंडिया को उसी तरह कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 71% है, तो बहुत ज़्यादा एल्बो रूम है जिसके कारण हम लोग सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है उसको फेस कर सकेगा। अगर हम अपना सप्लाई बढ़ा देंगे तो वी विल नो लॉन्गर बी फेसिंग द सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो इस कारण भी हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सप्लाई साइड फैक्ट, इन्फ्लेशन इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड फैक्टर्स। एक और रीज़न ये भी है कि इन्फ्लेशन हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि और वी विल बी डूइंग बेटर इन ग्लोबल रिसेशन कंपेयर टू द अदर डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि इंडिया जो है ना वो एक इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी होता है। हम इन टर्म्स ऑफ डिमांड का अगर हम देखें, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादातर इंडिया उसे कंज्यूम कर लेता है इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग। बहुत सारे नेशंस है जो कि एक्सपोर्ट ड्रिवन है, जैसे चाइना, उनका इकोनॉमी सिर्फ एक्सपोर्ट से ही ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा लिंक्ड हो रहे हैं पूरे ग्लोबल वर्ल्ड से, तो दे विल बी मोर अफेक्टेड कंपेयर टू दैट ऑफ इंडिया। सो इंडिया जो है वो उतना हिट नहीं होगा है अकॉर्डिंग टू दिनेश खरे। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, रोबस्ट रहेगा अराउंड 6.8%, और दूसरा कि इन्फ्लेशन विच इज़ सप्लाई साइड ड्रिवन, उसे हम टेम कर सकते हैं। उसे हम अगर हम अपना सप्लाई जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर दे तो ये हो सकता है कि वी विल नॉट बी हिट हार्ड बाय द ग्लोबल रिसेशन। नेक्स्ट इज थ्रू ए 40-year प्रिज्म इंडिया रिकॉर्ड्स क्रेडिटेबल बट नॉट आउटस्टैंडिंग ग्रोथ। तो रिसेंटली क्या है, आईएमएफ जो है एक रिलीज करता है रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर आईएमएफ रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो आईएमएफ जो है वो लेटेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिया बहुत सारे कंट्रीज़ का, हाँ, दिखाया कि कंट्रीज़ कहाँ स्टैंड करते हैं, जिसमें कि 4 कंट्रीज़ जो है दे आर बेस्ट परफॉर्मेंस इन 2000 हैव डन गिवन बेस्ट परफॉर्मेंस इन 2011 से 2021 वाले डिकेड में, इन 10 सालों में। तो हम लोग अभी तक क्या बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है ये 4 कंट्रीज़ में इंडिया का नाम होगा? अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि इंडिया इज़ डूइंग वेल, इंडिया आराम से ग्लोबल रिसेशन को फेस कर सकेगा, जो ग्लोबल हेडविंड्स है इंडियन इकोनॉमी विल स्टे ऑन कोर्स। हमने कह रहा हूँ सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही मानना है। तो ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी अच्छा है, तो वी कैन फाइंड, लेट्स सी। तो जो 4 कंट्रीज़ जो फीचर हुए हैं इन 1 डिकेड टाइम पीरियड 2010 से 2011 जो कि बेटर परफॉर्मिंग है, उनमें पहला कंट्री है बांग्लादेश, दूसरा है चाइना विच इज़ एविडेंट, तीसरा है वियतनाम, एंड 4th इज़ इंडिया। इंडिया का नाम है। सो या वी आर डूइंग गुड। तो इंडिया जो है वो बेटर कर रहा है। क्यों बेटर कर रहा है? क्योंकि इंडिया ने जो रिकॉर्ड किया है ग्रोथ रेट, वो बेस्ट परफॉर्मिंग ग्रोथ रेट किया है 2001 से लेके 2011 में।
और अगर हम बात करें लास्ट 40 साल में, क्योंकि ये 40 साल में देखा आईएमएफ ने देखा, तो 1980 से 1990 मतलब बेसिकली 1981 से 1991 में पहले ग्रोथ था 1.7%, जो कि हो गया 1.1% डिक्रीज़ हुआ था। फिर 1991 से लेके 2011 में 1.1% से ग्रोथ इंक्रीज़ होकर 2.5% हो गया, और 2011 से लेके 2021 में 2.5% से 3.3% ग्रोथ रेट हुआ। मतलब लास्ट डिकेड में 2.5 से लेके 3.3% ग्रोथ रेट हुआ है, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल, दो इट इज़ नॉट व्हाट इज वाज एक्सपेक्टेड कि हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते थे। लेकिन राइट नाउ अब अगर हम 2022-2023 का बात करें, दैट इज़ फाइनेंशियल 23, तो इंडिया विल ग्रो एट अराउंड 6.8 से लेके 7%, जो मैं कह रहा हूँ अभी तक 6.8 से 7% ग्रोथ रेट होगा। अगर हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का देखें तो दैट विल ग्रो जस्ट बाई 3.7%। तो देख रहे हैं, मैं हम लोग क्यों बोले कि इंडिया विल डू बेटर, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत पॉजिटिव आउटलुक क्यों है? बिकॉज अगर हम कंपेयर करें इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से, इमर्जिंग मार्केट विल ग्रो एट 3.7%, whereas इंडिया विल इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.8%। और अगर हम एडवांस इकोनॉमी का बात करें तो दे विल ग्रो right now they are growing at 2.4%, and it is expected that it will decrease to 1.1% next year। तो एडवांस इकोनॉमीज के पास ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो उनके पास रूम नहीं होता आगे और ग्रोथ रेट बढ़ाने का, बट वी कैन सी दैट इट इज़ गोइंग टू डिक्लाइन फ्रॉम 2.4% ऑफ ग्रोथ रेट टू 1.1%। तो कीपिंग इन व्यूज द इमर्जिंग मार्केट्स एंड द एडवांस्ड इकोनॉमी, इंडिया ऑफ कोर्स 6.8% is much better. That's why we are saying that India is in a better position and India will be doing well, will be able to face recessions, and will remain on course. नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2002 का जो रिपोर्ट आया है, उसमें इंडिया का रैंक 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़ है। तो ये बेसिकली पहले हम जानेंगे कि कौन रिलीज़ करता है, हु रिलीजेज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ये एक तरह का एनुअल रिपोर्ट है जो हर साल रिलीज़ किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, और एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के करता है जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ, जो कि एक प्राइवेट एड ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज़ करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? बेसिकली ये 4 चीज़ देखता है, 4 इंडेक्स में से कैलकुलेट किया जाता है। पहला चीज़ देखता है अंडर नरिशमेंट लेवल, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग बेसिकली लो वेट टू हाइट रेट, हाइट को बोलते हैं, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट कम है तो उसे चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं चाइल्ड का। तीसरा चीज़ देखता है वो है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग क्या है कि एज के अकॉर्डिंग उसका हाइट कितने हैं बच्चे का, तो हाइट टू एज रेशियो देखते हैं। फिर एंड द फोर्थ थिंग चीज़ जो देखते हैं वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या देखा जाता है? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये 4 चीज़ को ट्रैक करके मेज़र किया जाता है हंगर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया का रैंक जो है 107 आउट ऑफ 121 आया है दिस ईयर। सो व्हाट इज़ द रीज़न? क्यों रीज़न? ऑफ कोर्स जो 4 पैरामीटर्स है उसमें इंडिया लो परफॉर्म किया होगा। चाइल्ड वेस्टिंग जो है, जो कि लो वेट टू हाइट रेशियो है, वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है इंडिया में। और अगर हम चाइल्ड स्टंटिंग का बात करें तो दैट इज़ 35.5% वो फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स ऑफ एज। हमारे कंट्री में फॉर चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स में हर 100 बच्चे में 35.5% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड रहते हैं, मतलब उनका एज के अकॉर्डिंग हाइट कम रहता है। फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और अगर हम परफॉर्मेंस का बात करें तो 2020 में हमारा रैंक 94 था इन आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ में। 2021 में ये 101 हो गया आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, एंड दिस ईयर 2022 ये 107 है आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। अगर हम ये जो हंगर इंडेक्स का जो मेज़रमेंट है उसे इस स्केल में डिवाइड किया जाता है और स्कोर दिया जाता है, जिसमें कि अगर 9.9 इंडिकेट्स लो कैटेगरी ऑफ हंगर इंडेक्स एंड ग्रेटर देन 50 इज़ द एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर। तो लो में कौन सा आता है? लो में कंट्री जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में अगर हम चेक करें तो चाइना जो है लो कैटेगरी में आया है, लो हंगर इंडेक्स में है ये, और ये 3rd टाइम चाइना इतना अच्छा किया है। अगर हम मॉडरेट में बोले तो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका ये मॉडरेट में है, और सीरियस में कैटेगरी में बोले तो इंडिया और पाकिस्तान सीरियस में है, जिसमें कि इंडिया इज़ स्टिल बिहाइंड पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या चाइना। इंडिया सबसे पीछे है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में। और
और हम लोग जानते हैं कि क्योंकि चाइल्ड वेस्टिंग जो है इंडिया में हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और 35% चिल्ड्रन जो है वो स्टंट रहते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जाता है। तो वी नीड टू इम्प्रूव दिस हंगर इंडेक्स। हाँ, क्यों? और एक तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि ज़ीरो हंगर होना चाहिए, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, वो क्या है कि वी टू अचीव ज़ीरो हंगर स्टेटस बाय 2030। सो इन ऑर्डर टू अचीव स्लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड, वी नीड टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस। इसके लिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं हंगर इंडेक्स को सॉल्व करने के लिए? तो ऑफ कोर्स हमें फोकस करना पड़ेगा वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग के ऊपर, लो बर्थ वेट के ऊपर, स्टंटिंग के ऊपर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू प्लान टू टैकल द डेफिशिएंसीज को टैकल करना पड़ेगा। मैल न्यूट्रिशन जो फैक्टर है उसको ख़त्म करना होगा। स्पेशली फोकस करना होगा गर्ल चाइल्ड के ऊपर, वुमेन के ऊपर, बिकॉज दे वुड फर्दर गिव बर्थ टू बेबीज। तो दे नीड टू बी फर्स्ट फोकस्ड ऑन वुमेन एंड गर्ल के ऊपर। फिर एक और फैक्टर है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे हैं। हम लोग इन्फ्लेशन अभी तक सारे लेक्चर में बोलते आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ये ना इन्फ्लेशन जो है ये परचेजिंग पावर को कम कर देता है, बेरोज़गारी जो है वो परचेजिंग पावर ख़त्म कर देता है। तो जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं उनको इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। अगर हम हंगर इंडेक्स के टर्म में बात करें तो डेली वेजेस अर्नर को वो अपने घर में पैसे नहीं दे पाएंगे अगर अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो इन्फ्लेशन रहेगा तो सामान दूध नहीं खरीद पाएंगे, जैसे दूध महंगा हो गया तो मीट फिश वगैरह नहीं खा पाएंगे, फ्रूट्स नहीं खा पाएंगे। तो इस कारण तो ऑफकोर्स चाइल्ड वेस्टिंग होगा, स्टंट ग्रोथ होगा। तो वी नीड टू, तो इसलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो दैट विल फर्दर डिटोरिएट आवर रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक और सोल्यूशन, जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन में हमें मिलता है, ठीक है, लोअर क्लास पीपल को जो राशन में अनाज मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, करप्शन फ्री करना पड़ेगा। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इन सारे जो और भी बहुत सारी स्कीम्स है विच इज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, उसे हमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। करप्शन ख़त्म करना होगा, लीकेजेस ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, वी आर डूइंग गुड, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है अकाउंट में, तो दैट इज़ रिमूविंग ऑल द लीकेजेस इन द सिस्टम। तो ऑल दिस फैक्टर्स नीड, जैसे कि फोकस करना, प्लानिंग करना, मैल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन को टेम करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सारे फैक्टर्स आई थिंक विल हेल्प इन improving our rank in the global hunger index further. Next is the rupee depreciation is happening because of the strengthening dollar. तो लास्ट फ्राइडे जो हम लोग देखें, लास्ट फ्राइडे तो डॉलर और रुपी में जो रेट था वो दैट वाज 82.19 रुपीज़ पर डॉलर। मतलब कि करेंसीज जो है हमारा डिप्रिशिएट कर रहा है धीरे धीरे। एंड सिर्फ ये इंडिया में नहीं है बल्कि ये सारे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है वो डॉलर स्ट्रांग हो गया है। डॉलर एक्चुअली क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि जो 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है ना वो डॉलर में होता है। और क्योंकि अभी राइट नाउ डॉलर का डिमांड बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, तो बहुत सारे कंट्रीज से कैपिटल फ्लाइट हो रहा है टुवर्ड्स सेफ एसेट्स की तरफ हो रहा है। तो इस कारण जो और जो ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है। तो क्योंकि डॉलर इज़ डोमिनेंट इन ट्रेड, सो डॉलर का डिमांड ज़्यादा है, डॉलर का डिमांड ज़्यादा है तो डॉलर इंडेक्स तो स्ट्रांग होगा ही। तो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं डिप्रिशिएट हो रहा है बल्कि पूरे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ जो डॉलर, क्योंकि डॉलर हर जगह यूज़ होता है, इसलिए इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में भी ये डेप्रिशिएशन देखा जा रहा है। और ये इकोनॉमीज़ बेसिकली इंपोर्ट ड्रिवन होते हैं, तो इंपोर्ट ड्रिवन रहेगा तो फॉरेन एक्सचेंज का तो डिमांड रहेगा ही। तो बेसिकली इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में डिप्रिशिएशन इसलिए होता है बिकॉज दे आर मोर ऑफ इंपोर्ट ड्रिवन एंड दैट इज़ लीडिंग टू ग्रेटर डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसीज, और इस कारण की द होम करेंसीज स्टार्ट डिप्रिशिएटिंग। और डिप्रिशिएशन ख़राब क्यों है? मैंने पहले भी बोला, बिकॉज क्योंकि हर डॉलर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए अब ज़्यादा रुपी पे करना पड़ेगा, या फिर ज़्यादा जो भी करेंसीज है उस कंट्री का वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इंपोर्टेड गुड्स जो है वो हम लोग जानते हैं कि रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे कि अगर क्रूड ऑयल है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल है, टेक्सटाइल यार्न है, ये सब रॉ मटेरियल अगर कोई जैसे इंडिया ख़रीदेगा
तो उसके लिए ज़्यादा रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो रहा है तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट जो हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे वो महंगा रॉ मटेरियल यूज़ करके उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा। अगर उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा तो फिर मार्केट में सारे कमोडिटीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का दाम ज़्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स और सारे कमोडिटीज़ का भी प्राइस ज़्यादा करना पड़ेगा। जो भी प्रोड्यूस करेगा उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके या फिर और कोई रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जैसे यार्न, अगर महंगा यार्न यूज़ होगा तो फिर क्लोथ्स का दाम बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इससे बढ़ जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि इससे परचेजिंग पावर जो होता है वो कम हो जाता है। तो आरबीआई इसमें इंटरवीन करेगा। उसके बाद आरबीआई क्यों इंटरवीन करेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन मैंने बताया था कंट्रोल करना ज़रूरी है। दैट विल अफेक्ट द डेली वेज अर्नर्स, दैट विल इनडायरेक्टली लीड टू मोर ऑफ हंगर इन द इकोनॉमी। तो अगर इकोनॉमी को डेवलप करना है तो इन्फ्लेशन को टेम करके रखना पड़ेगा। आरबीआई तो टेम करने के लिए क्या करेगा, रेपो रेट बढ़ाएगा। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो फिर बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा डिपॉजिट के ऊपर। अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा डिपॉजिट के ऊपर तो लोग अपना मनी पार्क करने लगेंगे बैंक में इंस्टेड ऑफ टेकिंग लोन, क्योंकि लोन लेना और महंगा हो जाएगा, क्योंकि लोन पे अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो लोग उल्टा अपने सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट कर देंगे ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाए अपने सेविंग के ऊपर। तो अगर लोग पार्क कर देंगे पैसे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट जो है कंट्री का वो कम हो जाएगा। और इकोनॉमिक स्लो डाउन फिर आ जाएगा, जिस कारण के रिसेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है डिप्रिशिएशन वी कंसिडर कि कोई सी भी कंट्री का डिप्रिशिएशन ऑफ रुपी इज़ बैड। हाँ, इसका पॉजिटिव साइड्स ये हो जाता है कि इसे एक्सपोर्ट्स करने पे उस कंट्री को ज़्यादा रिवेन्यू मिलने लगता है। अगर कोई एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है और उसका कंट्री डिप्रिशिएट हो गया है, तो जैसे $1 का चीज़ अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। राइट नाउ $1 एक्सपोर्ट करेगा तो 82 रुपीज़ मिलेंगे, कंपेयर टू पहले जैसे 80 रुपीज़ था तो $1 पे 80 रुपीज़ मिलता था। हाँ, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को इसका जो पॉजिटिव है वो कम है, बट नेगेटिव साइड देयर आर लॉट्स ऑफ नेगेटिव फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच डिप्रिशिएशन इज कंसिडर टू बी बैड फॉर ए कंट्री। ठीक है, अगर हम इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी का बात करें तो रुपी बहुत ही अच्छा कर रहा है। हाँ, डिस्पाइट स्ट्रेंथनिंग द डॉलर इंडेक्स, एक्सेप्ट 2 कंट्रीज है जैसे कि इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी का पार्ट है। रुपी इज़ डूइंग बेटर एक्सेप्ट इंडोनेशिया एंड ब्राज़ील। तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ कोर्स उसका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड ट्रेड में ज़्यादा है, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है जिस कारण की रुपी डिप्रिशिएट हुआ है। नेक्स्ट इज I'll be answering why India's startup is facing such a severe funding winter। क्यों फंडिंग का क्राइसिस हो रहा है स्टार्टअप के ऊपर? अगर हम देखें तो स्टार्टअप जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ कि बैजू है उसने 2500 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया, ब्लिंकिट ने 1600 एम्प्लॉयज़ को, अन अकेडमी ने 1000 एम्प्लॉयज़ को और वेदांतु ने 700 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। तो ये फायरिंग स्टार्ट हो गया है। तो मतलब कि समथिंग इज़ रॉन्ग गोइंग ऑन विद द स्टार्टअप्स। ये क्यों ऐसा हो रहा है, स्टार्टअप को क्यों फेस कर रहा है क्राइसिस का, मतलब फंडिंग क्राइसिस का क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ग्लोबल स्लो डाउन हो रखा है अभी राइट नाउ, और ग्लोबल स्लो डाउन जो है इंडिया में स्टार्टअप को बैडली इफेक्ट कर रहा है। रिसेशन का फियर है, तो और यूएस में जैसे रेट हाइक हो गया है, तो जो भी इन्वेस्टर्स है वो जो है कैपिटल मार्केट से अपना पैसे विड्रॉ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। क्यों वो पैसे बायजू या फिर ब्लिंकिट में लगा या अन अकेडमी में पैसे लगाएंगे? वो उनके कंट्रीज़ में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो वहाँ के जो एसेट्स है वो ज़्यादा सेफ़ है, तो वो अपने पैसे यहाँ से निकाल के वहाँ ले जा रहे हैं, इसलिए ताकि वो सेफ़ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके। वो ज़्यादा लिक्विड है, वो आराम से एसेट्स को अपने जब चाहे तब बेच सकते हैं, कंपेयर टू द एसेट्स हियर इन इंडिया जो कि थोड़ा रिस्की होगा एंड थोड़ा इलिक्विड होगा। वो हम लोग जैसे जब चाहे वो नहीं बेच सकेंगे, उसे इलिक्विड बोलते हैं। तो वो इन कारणों से वो कैपिटल फ्लाइट हो रहा है, तो कैपिटल आ नहीं रहा है इंडिया में, तो ये इन स्टार्टअप्स को पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो इसलिए ग्लोबल फंडिंग स्लो डाउन के कारण ये स्टार्टअप्स को इफेक्ट हो रहा है। और अगर हम एविडेंस वाइज बात करें कि हाँ सच में हो रहा है कि नहीं, तो वेंचर कैपिटल फंड्स जो है वो अप्रैल से जून में जो है 22% डिक्लाइन हो गया था, और इस क्वार्टर जुलाई से लेकर सितंबर 2022 में 14% वेंचर कैपिटल फंड डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर हम चाइना का बात करें तो अप्रैल से जून में 34% इंक्रीज़ हुआ वेंचर कैपिटल फंड में, और जुलाई से सितंबर में 42% इंक्रीज़ हुआ। तो चाइना इज़ डूइंग बेटर इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग वेंचर कैपिटल फॉर द स्टार्टअप्स। जबकि पूरे एशिया में देखें तो वेंचर कैपिटल डिक्लाइन हुआ है, 34% डिक्लाइन हुआ था पूरे एशिया में अप्रैल से जून में, और 33% डिक्लाइन हुआ था जुलाई से सितंबर में, जिसमें कि
अप्रैल से जून में $29.8 बिलियन ऑफ वेंचर कैपिटल आए और जुलाई से सितंबर में $20.1 बिलियन कैपिटल आए स्टार्टअप्स के लिए। तो इंडिया में जो है स्टीप फॉल हुआ है, दैट इज़ 14% डिक्लाइन इन जुलाई सितंबर और 22% डिक्लाइन इन अप्रैल से जून। हाँ, तो और लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया था उसमें हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न्स हुए हैं, जबकि अगर हम पूरे 9 मंथ ऑफ कैलेंडर ईयर अभी तक जनवरी से लेके सितंबर तक देखें तो इंडिया हैज़ प्रोड्यूस ओनली 21 यूनिकॉर्न्स, जबकि लास्ट ईयर 2021 में 30 यूनिकॉर्न्स बने थे। तो दीज आर द फैक्टर्स एविडेंस विच प्रूव दैट कि हाँ स्टार्टअप इज़ रियली फेसिंग अ फंडिंग क्राइसिस, और मोस्टली रीज़न वही है ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, जिसके कारण कि कैपिटल फ्लाइट भी हो रहा है वहाँ के यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। इस कारण से इंडिया स्टार्टअप इज़ फेसिंग फंडिंग क्राइसिस। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग पीएम मोदी को हैज़ डिसाइडेड टू इनॉग्रेट 75 डिजिटल पेमेंट बैंकिंग यूनिट्स इंक्लूडिंग 2 इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या है? पहले तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट बेसिकली ब्रिक और मोटर का आउटलेट होगा जो कि डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये सर्विस डिजिटल होगा तो फिर क्या होगा, वो सेल्फ सर्विस मोड में लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कौन कौन सा सर्विस कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट्स ओपन करना, बैंक बैलेंस चेक करना, प्रिंटिंग ऑफ पासबुक है, ट्रांसफरिंग फंड्स, फिक्स डिपॉजिट ओपन करना, लोन एप्लीकेशन फिल करना, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर चेक्स देने के लिए, एप्लीकेशन फॉर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और टैक्स पेमेंट, ये सब के लिए ये सब सर्विस हम लोग सेल्फ सर्विस मोड में कर पाएंगे थ्रू डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जो कि एक ब्रिक और मोटर का आउटलेट रहेगा। तो इससे क्या होगा कि इट विल इंश्योर क्या बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग जो है कोने कोने में रीच हो सके, पूरे कॉर्नर नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्रीज़ में पहुंच सके। और आज जो है मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है ही विल बी इनॉग्रेटिंग 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और 2 तो वो जम्मू एंड कश्मीर में ही आज ओपन करने वाले हैं। सो दिस इज़ ए वेरी नाइस स्टेप। और रिसेंटली IMF ने भी डिजिटाइजेशन को बहुत प्रेज किया था इंडिया में, दैट वी आर डूइंग वेल। सो दिस वर द न्यूज़ दैट वी कवर्ड, दैट इज़ रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट, रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स, regarding depreciation of rupee and the strong dollar index. Then we covered the global hunger index in India, in which our rank is 107 out of 121. We looked how India grew in the last 40 years, and we have been growing well, and it is expected that India will grow at 6.8%. अगर हम इमर्जिंग मार्केट देखें तो 3.7% ग्रोथ है, और एडवांस इकोनॉमी ऑफ कोर्स 2.4 से ग्रो कर रहा है, जो कि घट जाएगा टू 1.1%। सो इंडिया इज डूइंग वेल हैज़ डन वेल इन द लास्ट 40 ईयर्स। उसके बाद हमने देखा कि हाउ इंडिया इज़ रिजिलियंट टू द ग्लोबल रिसेशन। इंडिया के पास जो साइंस है दिखा रहा है इंडिया, दैट वी विल बी इजीली एबल टू सेल थ्रू द ग्लोबल रिसेशंस। Our finance ministry is also very much has a positive outlook regarding that India economy will stay on course and will not be affected badly as the other economies. और फिर हमने देखा कि किस तरह windfall tax को लगाया गया है because the companies are earning windfall gains. So these are all were the news that were released today, and I hope you liked it. If you liked it, please subscribe to my channel, like the video and comment if you really got the correct information here. Thank you so much and keep watching.